कमीशन के खिलाफ अखिलेश यादव के विवादित बयान के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के लोग प्रदर्शन करने में लगे हैं। आज एसपी ऑफिस के सामने निर्वाचन आयोग का पुतला फूंका गया, नारेबाजी की। मिल्कीपुर के हार के बाद से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लगातार सवाल उठा रहे हैं। भाजपा से मिलकर मुख्य चुनाव आयोग पूरे देश में प्रदेश में भ्रष्टाचार कर रहा है। वोटर लिस्ट तैयार करने से लेकर मतगणना स्थल तक मतदान स्थल तक कर रहा है, उसमें नाम काट रहा है समाजवादियों का, सरनेम गलत कर रहा है। उसके बाद वोटर लिस्ट जो भेज रहा है उसमें डिलीटेड का मुहर लगा दे रहा है। इसमें जाके समाजवादी मतदाता वोट न डालने पर भाजपा के प्रत्याशी जीत जाए। उसके बाद जो समाजवादी मतदाता हैं उनको रोककर जो पोलिंग पार्टी होती है, सरकारी कर्मचारी जाते हैं वोट डलवाने, वो खुद ही अपने हाथ से कमल का बटन दबा के भाजपा के पक्ष में वोट देते हैं। और समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने लगे पोस्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। ये पोस्टर भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ लगा हुआ है, जिस पर लिखा है 27 के लिए सावधान। इस पोस्टर में 16 कमियों को गिनाया गया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने आप देखें तो एक ऐसी होर्डिंग लगाई गई है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि चुनाव आयोग यानी उनकी तरफ से जारी किए गए तमाम कामों से वो संतुष्ट नहीं है और कम से कम ऐसे 16 से ज़्यादा वजहें बताई गई हैं जिसको दुरुस्त करना बेहद ज़रूरी है। ये पोस्टर राम सुधाकर यादव उर्फ सुधाकर अहिर की तरफ से लगाया गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव हैं मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड में। साफ तौर में इस पोस्टर के सबसे ऊपर लिखा गया है कि 27 के लिए सावधान। भाजपा और निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर लिस्ट तैयार करने से लेकर मतदान और मतगणना तक की मिली भगत में भ्रष्टाचार के निम्न तरीके हैं। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा है कि मिल्कीपुर के चुनाव नतीजे सीएम योगी के दृढ़ इच्छा शक्ति का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर की जनता ने महसूस कराया कि मिल्कीपुर की खुशी के जरिए बीजेपी जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया समाजवादी पार्टी अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल पर चल रही है। मैं धन्यवाद देता हूं मिल्कीपुर की जनता को, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते पर लोगों के विचारों में परिवर्तन लाना मेहनत परिश्रम करके किया है। और मिल्कीपुर की जनता ने महसूस कराया कि दीर्घकालीन मिल्कीपुर की खुशी के लिए भारतीय जनता पार्टी ही मुफीद है। उसी पार्टी में रहने से, उसी पार्टी के साथ रहने में भारत और भारत के लोगों का भला है। इसलिए मैं मिल्कीपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई। एक तरफ एसपी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रखी है, वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव में एसपी को मिली करारी हार के कई कारण रहे। सियासी दांव पेच में एसपी को अपनी ही चली चालों से नुकसान हुआ। अखिलेश लगातार प्रचार करने गए, डिंपल यादव ने भी सिर्फ एक रोड शो किया। 9 में से 7 उपचुनाव में मिली हार से निराश कार्यकर्ताओं में सांसद अवधेश प्रसाद का रोना भी जोश नहीं भर पाया। देखिए रिपोर्ट। मिल्कीपुर उपचुनाव में हार का ठीकरा एसपी मुखिया अखिलेश यादव भले ही चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन पर फोड़ रहे हों, लेकिन सियासी बिसात पर एसपी की हर चाल नाकाम हुई। चुनावी शतरंज में एसपी को अपनी ही चली कुछ चालों में भी नुकसान हुआ। अजित प्रसाद की छवि भी उतनी लोकप्रिय नहीं है जितनी उनके सांसद पिता अवधेश प्रसाद की है। इसका भी नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा। जानते हैं मिल्कीपुर में एसपी की हार के क्या क्या कारण रहे। समाजवादी पार्टी के चुनावी एक्शन में कमी दिखी। सीएम योगी के मुकाबले नहीं खड़ा हो पाया कोई नेता। अखिलेश यादव ने सिर्फ एक बार चुनाव प्रचार किया। एसपी सांसद डिंपल यादव ने भी सिर्फ एक रोड शो किया। एसपी उम्मीदवार अजीत प्रसाद की छवि लोकप्रिय नहीं थी। 9 उपचुनाव हारने के बाद एसपी में कॉन्फिडेंस में कमी दिखी। समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रबंधन भी खराब रहा। दलितों का भरोसा जीतने में नाकाम रही समाजवादी पार्टी। बाकी जातियों को भरोसा भी नहीं जीत पाई एसपी। उपचुनाव में अवधेश प्रसाद का रोना काम नहीं आया। वहीं मिल्कीपुर चुनाव में एसपी की करारी हार को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। मायावती का कहना है कि अपनी करारी हार के लिए समाजवादी पार्टी को जनता को जवाब देना चाहिए। पिछली बार विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी हार के लिए बीएसपी को जिम्मेदार ठहराया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने हवा चले जिधर की, चलो तुम उधर की।
के तर्ज पर सरकार बनवाई। ऐसे में उन वादों को पूरा करना केंद्र की बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी वार करते हुए कहा है कि अब कम से कम सपा को ये सबक मिल गया होगा कि वो लगातार जिस तरह का आरोप लगाते थे कि बहुजन समाज पार्टी की वजह से वो चुनाव हार रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो उपचुनाव लड़ ही नहीं है। मिल्कीपुर हार पर मायावती के बयान पर एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बहन जी पहले तय करें कि किससे लड़ना है, पीडीए से लड़ना है या अन्य नेताओं से लड़ना है। मायावती को बीजेपी की साजिश समझनी चाहिए। मैं समझता हूं कि बहन जी को पहले खुद समीक्षा करनी चाहिए कि उन्हें लड़ना किससे है। उनको पीडीए से लड़ना है या किसी अन्य नेता से लड़ना है। जिस दिन ये बात उनके मन से क्लियर हो जाएगी और भाजपा के द्वारा जो रची जा रही जो साजिश है उसको समझ लेंगी, उस दिन से पीडीए मजबूत होना शुरू हो जाएगा। मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक नदारद रहे। अखिलेश आखिर में सिर्फ एक बार प्रचार के लिए पहुंचे। वहीं सांसद डिंपल यादव ने भी एक रोड शो किया। पिछले उपचुनावों में बीजेपी की एक तरफा जीत को देख एसपी कार्यकर्ता पहले ही हताश थे। इस मनोदशा से कार्यकर्ताओं को बाहर निकालने की भी पार्टी की ओर से कोई कोशिश नहीं हुई। अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को अब आत्ममंथन कर लेना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति पोस्टर से नहीं चलेगी, होर्डिंग से नहीं चलेगी, ट्विटर से नहीं चलेगी। उसके लिए आपको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, लोगों को भरोसा दिलाना पड़ेगा। आप बंटवारे के जरिए उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। 2017 के बाद से देख लीजिए, कोई भी इलेक्शन रहा हो, कोई भी चुनाव रहा हो, भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। यहाँ तक कि अयोध्या से एसपी के सांसद अवधेश प्रसाद का रोना भी उनके बेटे को जीत नहीं दिला सका। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर मिल्कीपुर में सीएम योगी का जादू चल गया है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। मिल्कीपुर में खिला कमल, पंचर हुई साइकिल। नाक की लड़ाई में बीजेपी की बम्पर जीत। मिल्कीपुर में चल गया योगी का जादू। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और सूबे की सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर जादू चल गया। लिहाजा बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की गलतियों से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल्कीपुर में कमल खिलाने को जिम्मेदारी सौंपी और मिल्कीपुर में योगी का जादू चला। मिल्कीपुर आरक्षित विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान की बड़ी जीत हुई है। मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई बन चुका था। मिल्कीपुर सीट से वैसे तो 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के बीच ही देखने को मिला। सपा विधायक अवधेश प्रसाद के अयोध्या से सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस सीट के लिए इतना जोरदार चुनाव प्रचार किया कि दिल्ली तक सुर्खियां बनती रहीं। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ की खास रणनीति का ही नतीजा है कि मिल्कीपुर के खोए हुए किले को योगी आदित्यनाथ जीतने में कामयाब हुए और मिल्कीपुर में कमल खिल गया। बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में कुल 65.35% मतदान था, जो साल 2022 में यूपी विधानसभा के चुनाव के वोट प्रतिशत से लगभग 5% ज्यादा रहा। बता दें कि सूबे के सीएम योगी ने मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने के लिए खास रणनीति पर काम किया। उपचुनाव की तैयारियों के तहत बीजेपी ने मिल्कीपुर में प्रदेश सरकार के 7 मंत्रियों की तैनाती की। योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर महीने के 15 दिनों में 3 बार अयोध्या और मिल्कीपुर के दौरे किए। मिल्कीपुर में उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठकें की। मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई थी, इसलिए ही योगी ने इसे इतना गंभीरता से लिया।
इसे इस बात से समझा जा सकता है कि नवंबर में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में हर सीट पर 3-3 मंत्रियों को उतारा था। वहीं मिल्कीपुर के लिए बीजेपी ने 7 मंत्रियों को उतारा। मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए लगातार सूबे के सीएम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते रहे। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। किसी दलित, किसी वंचित, किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का, किसी का भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर उपचुनाव को राष्ट्रवाद और परिवारवाद के बीच की लड़ाई बताई थी। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को भूमाफिया तक कहा था। मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही पूरे अयोध्या में राजनीतिक पारा हाई हो गया था। मिल्कीपुर उपचुनाव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया था। पिछले 3 चुनावों में बीजेपी मिल्कीपुर में चुनाव हार चुकी थी। इस बार हर हाल में जीत हासिल करने के लिए योगी ने जीत की रणनीति बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कुशीनगर से बड़ी खबर, मदनी मस्जिद पर राजनीति शुरू हो गई है। एसपी और कांग्रेस नेता पहुंचे हैं मस्जिद। कल मस्जिद पर बुलडोजर चला था, अवैध हिस्से को गिराया गया था, बिना नक्शा पास कराए निर्माण का आरोप लग रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी। कुशीनगर से मदनी मस्जिद पर सियासत शुरू हो गई है। एसपी और कांग्रेस नेता पहुंच गए हैं मस्जिद। कल मस्जिद पर बुलडोजर चला था और वहां जाकर अवैध हिस्से को हटाया गया था। बिना नक्शा पास कराए निर्माण का आरोप लग रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन को ये कार्रवाई करनी पड़ी है। लेकिन एसपी और कांग्रेस नेता मस्जिद पहुंच चुके हैं, जिस पर अब सियासत हो रही है। अवैध हिस्से को तोड़ा गया था, जैसा आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये एरिया जिसको तोड़ा जा रहा है तस्वीरों में, वो अवैध हिस्सा बताया गया है। अवैध तरीके से नक्शा पास कराकर इसका निर्माण किया गया था। इस वजह से यहाँ प्रशासन का बुलडोजर चला है, लेकिन अब इस पर सियासत भी हो रही है। और बीजेपी के सांसद भोला सिंह ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर करारा हमला किया है। दिल्ली में कमल खिलने के बाद बीजेपी सांसद ने बताया कि दिल्ली जीतने के लिए तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश का काफी वोटर है जो दिल्ली में आकर निवास करने लगे हैं, तो जाने से प्रभाव पड़ता है स्वाभाविकली। हम लोग भी 30 विधानसभा दिल्ली में 12 एससी विधानसभा और 18 एससी बाहुल्य 30 विधानसभा देख रहे थे। उन 30 में से 18 विधानसभा हम विन भी किए हैं। और जनता वास्तव में परेशान थी। जो नीचे झुग्गी झोपड़ी वालों की प्रॉब्लम थी, जो बेचारे मजबूर थे गंदा पानी पीने को, जो मजबूर थे गंदे रास्तों पे, खड्डे वाले रास्तों पे रहने को, जो मजबूर थे दिल्ली में, जो केजरीवाल ने कहा कि हम फ्री की बिजली दे रहे हैं। इतने घूमने के बाद मुझे 2 व्यक्ति पूरे दिल्ली चुनाव में ऐसे नहीं मिले जिन्होंने कहा को कि 200 यूनिट मीटर से उनका काम चलता है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। एएमयू में बीफ बिरयानी के मेन्यू पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आया। उन्होंने कहा है इस तरह की घटनाएं समाज को चिढ़ाने के लिए हो रही हैं, जिसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध कड़ाई से लागू करने की मांग भी की। बीजेपी नेता ने कहा जो ऐसा करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये एक आदत बन गई है कि समाज के एक बड़े हिस्से को वो चिढ़ाएं और उनके जो भावनाएं हैं उसको आहत करने का अपराध करें। जो गो हत्या है उस पर जो है वो प्रतिबंध तो है ही, प्रतिबंध और मजबूती के साथ होना चाहिए और प्रतिबंध सिर्फ कागज में नहीं दिखाई पड़ना चाहिए बल्कि जमीन पे दिखाई पड़ना चाहिए। और जो भी इस तरह का अपराध, इस तरह का गुनाह करने की हिमाकत करता है, हिम्मत करता है, उसको इतने कड़े से कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत सजा होनी चाहिए कि इस तरह का गुनाह करने के बारे में वो 100 बार सोचे और उसकी रूह कांपे।
और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संगम नगरी पहुंची हुई हैं। त्रिवेणी संगम घाट पर पहुंचकर महामहिम ने पवित्र स्नान किया। स्नान के बाद गंगा पूजन और आरती की। इस मौके पर उनके साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद रहे। तीर्थराज की पावन धरा पर देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहुंचकर संगम में पवित्र स्नान किया। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और इसके बाद दोनों संगम क्षेत्र में पहुंचे। प्रयागराज महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में भीड़ का नियंत्रण करना प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज है। रीवा, वाराणसी, चित्रकूट और लखनऊ की तरफ से आने वाले रास्ते और हाईवे पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रखी है। ऐसे में प्रशासन को इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रयागराज जाने वाले सभी रास्तों पर 10 से 15 किलोमीटर पहुंचे पहले कूलिंग ऑफ एरिया बनाए गए, जिससे प्रयागराज में एंट्री करने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। 2025 13 जनवरी से शुरू होकर लगातार आज 30वें दिन पर पहुंच गया है और अब तक 44 करोड़ के आसपास श्रद्धालु यहां स्नान कर चुके हैं, जो बहुत बड़ी संख्या होती है। और आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरा पर्सन विपिन राय से कहेंगे कि दिखाइए, ये भारी भीड़ है। आप ये काली मार्ग पर देख सकते हैं भीड़, और ऐसी ही भीड़ हर मार्ग पर है और श्रद्धालुओं में उत्साह है क्योंकि ये स्नान करके आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो स्थितियां हैं, चाहे वो रीवा की तरफ से आने वाले हाईवेज हो या फिर बनारस की तरफ से या फिर लखनऊ की तरफ से और या चित्रकूट की तरफ से, सभी हाईवेज पर भारी जाम है। जाम की स्थिति बनी हुई है क्योंकि लोग अपने व्हीकल से आ रहे हैं। तो जो भी लोग आ रहे हैं, प्रशासन उनको व्यवस्थाएं प्रदान कर रहा है। कूलिंग ऑफ एरिया है उनके लिए, जहां वो अपने वाहनों को रोक सकते हैं। जब प्रशासन अनुमति देता है तब वो एंट्री करते हैं। लेकिन फिलहाल की स्थिति आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ है। अगर हम सवेरे से बात करें तो सुबह के 4 बजे से इसी तरह की भीड़ है और चारों तरफ जाम लगा हुआ है। पब्लिक फिर भी हर हर महादेव बम बम भोले कह रही है। जी भैया, कहाँ से आए हैं? हम दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग से? हाँ। कैसी व्यवस्था है? एकदम व्यवस्था एकदम ठीक है। योगी जी जिंदाबाद। आप कहाँ से आई हैं? भागलपुर से। भागलपुर से। बाबू को लेकर आए हैं, स्नान वगैरह हो गया? बहुत बढ़िया स्नान हुआ, व्यवस्था बहुत बढ़िया था यहाँ का। लेकिन भीड़ बहुत है। भीड़ बहुत तो है ही। कानपुर के गोविंदनगर थाना क्षेत्र के रतनलाल नगर में हरे पेड़ काटे जाने को लेकर विवाद है। जेना पैलेस ठेकेदार की ओर से हरे पेड़ कटवाए जा रहे थे। इसके अलावा लोग वहां पहुंचे, विरोध किया है। बाद में नगर निगम के पार्षद भी मौके पर पहुंच गए। पार्षद ने भी हरे पेड़ काटने का विरोध किया और पेड़ काटने वाले लोगों को खदेड़ दिया। हंगामा की सूचना पर पुलिस पहुंची है, क्षेत्रीय लोगों को शांत कराया और आरोपी ठेकेदार की तलाश में जुट गई है। भूमाफिया क्या है तो यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं। इन्होंने पहले कुछ समय पहले पिलर काटने का काम किया था, तो विरोध करने पे पुलिस का हस्तक्षेप से यहाँ से भाग गए थे। अभी 10-12 दिन से जेना पैलेस में पेड़ कटवा रहे, हरे भरे आम के, बरगद के, नीम के, पीपल के, और दुकानदारों ने जब विरोध किया तो उनको जान से मारने की धमकी दी। उनके सब लोग यहाँ से भाग गए। पेड़ तो कितने पेड़ काट दिए गए? 10 से 15 पेड़ काटे लगभग। ग्रेटर नोएडा में अब ग्रेटर नोएडा फेज 2 शहर बसाया जाएगा। 33,000 हेक्टेयर में इसे बचाया जाएगा। मास्टर प्लान 2041 को अप्रूव किया गया, जिसमें ग्रेटर 2 बसाने की योजना पर काम शुरू होगा। इस नए शहर को बसाने का मकसद निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार पैदा करना है। नया शहर कुल 144 गांव इसमें शामिल होंगे। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ के गांवों को शामिल किया गया है। औद्योगिक विकास के लिए 14,000 हेक्टेयर जमीन रिजर्व की गई। लोगों को आने जाने में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए यहां पर ट्रांसपोर्टेशन सुविधा का विशेष रूप से खास ख्याल रखा गया है।
न्यू नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भी ग्रे नोड 2 लॉन्च किया है। दरअसल मैं आपको बता दें कि मास्टर प्लान 2041 के तहत इसे अप्रूव कर दिया गया और इसमें करीब 144 गांव शामिल किए जाएंगे, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर और हापुड़ के गांव होंगे। ऐसे में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्र अंतर्गत अब करीब 257 गांव कुल शामिल होंगे। सबसे पहले औद्योगिकरण का बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ पर 14,000 हेक्टेयर में उद्योग बसाया जाएगा और इसका उद्देश्य यही है कि निवेश, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए, साथ ही रोजगार का उत्सर्जन हो। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे इसे विकसित किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हब के तौर पे।